सभी को नमस्कार। मैं लोकेश कुमार सैनी। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी यूनिट चल रही थी ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था के अंदर आज का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ठोसों में चुंबकीय गुणधर्म या ठोसों में चुंबकीय गुण। क्लास 11 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ठोसों के अंदर या गैसों के अंदर जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अर्थात ठोस या गैस या तो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, या फिर अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। लेकिन क्लास 12 के अंदर यहाँ पढ़ेंगे अपन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड्स के अंदर वो 5 प्रकार की होती है, उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि सामान्यतः जो ठोस होते हैं वो इनके अंदर जो चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है तो चुंबकीय गुणों की व्याख्या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निर्भर होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 गति की बात करती है कि ये जो ठोस होते हैं वो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं, अर्थात जो भी मतलब नाभिक होती है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गति करते रहते हैं। नंबर 2 दूसरी जो गति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स की वो अक्ष पर चक्रण गति पाई जाती है, अर्थात ये जो दोनों प्रकार की गति पाई जाती है तो इन्हीं दोनों प्रकार की गतियों के कारण ही ये जो यौगिक होते हैं, कोई भी जो ठोस हो चाहे गैस हो, तो ये जो यौगिक होते हैं इनके जो यौगिक होते हैं सॉलिड्स होते हैं वो कक्षीय और चक्रण दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये कहें कि इन गतियों के कारण कक्षीय और चक्रण गतियों के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो यहाँ पर जो प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब ये चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं तो उसके दौरान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की तरह या सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, और ये जो सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं तो इसके दौरान इनकी जो मापने की जो इकाई होती है वो उसको मतलब इनका जो परिमाण होता है बहुत कम होता है, इसलिए इनके मापने की जो इकाई होती है बोहर मैग्नेटॉन होती है, अर्थात इनको बोहर मैग्नेटॉन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट अपन ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है या फिर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट इनके अंदर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसको मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोटेड किया जाता है, और मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है n+2 बोहर मैग्नेटॉन, अर्थात ये बोहर मैग्नेटॉन इसकी इकाई होती है, म्यू बराबर होता है √n+2। यहां n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी की जो संख्या होती है उनको n से डिनोटेड किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोई भी धातु होती है या धातु जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है, माना कि ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ये जो मेटल होती है कोई भी मेटल होती है मेटल वो इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करती है, अर्थात हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करते हैं। इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये मेटल है, मेटल जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धातु के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतने ही धनात्मक आवेश पाया जाएगा, अर्थात पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और साथ ही साथ जितने इलेक्ट्रॉन n संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है,
जैसे ही इनके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है अर्थात ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो पॉजिटिव जब चार्ज पाया जाता है तो उसके दौरान ये जो धातु होती है या फिर ठोस होते हैं वो ठोस स्मॉल डाइपोल उत्पन्न करते हैं। अर्थात ये कहें कि इनके अंदर स्मॉल डाइपोल उत्पन्न होता है। अर्थात जो स्मॉल डाइपोल इनके अंदर उत्पन्न होता है उस स्मॉल डाइपोल को यहां ग्रेन्स भी कहते हैं, अर्थात इसको ग्रेन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं जो स्मॉल डाइपोल इनके अंदर उत्पन्न होता है अर्थात इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो डाइपोल उत्पन्न होता है तो उनका जो डाइपोल होता है अर्थात मैग्नेटिक मोमेंट होता है उनका जो यहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट पाया जाता है। अर्थात ये इस प्रकार से हो सकते हैं, इस प्रकार से इनका अलग अलग अरेंजमेंट पाए जाते हैं और इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है इन्हीं अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से पाए जाते हैं धातु के अंदर या ठोस अवस्था के अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस प्रकार से पाए जा रहे हैं। इसी आधार पर यहां पर देखेंगे कि ये जो सॉलिड्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो 5 प्रकार की किस प्रकार से होती है, यहां पर अलग अलग प्रकार से डिफाइन करेंगे इनको। नंबर 1 की बात करते हैं, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। डायमैग्नेटिक, इन यौगिकों की बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक नंबर 1 की बात करते हैं। देखो डायमैग्नेटिक नेचर के जो भी सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर कभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अर्थात एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं पाया जाता है। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्ड पाए जाते हैं, अर्थात युग्मित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अर्थात इनके अंदर ये कह सकते हैं जो भी डायमैग्नेटिक जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर ये कह सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये कह सकते हैं all electrons are present paired, अर्थात सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो युग्मित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात ये कहें कि इन यौगिकों का जब डाइपोल मोमेंट ज्ञात किया जाता है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात किया जाता है तो इसके दौरान इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ऑलवेज 0 पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की संख्या यहाँ 0 पाई जाती है, यहाँ पर n की संख्या 0 पाई जाती है तो n की संख्या 0 पाई जाती है तो नेट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। अर्थात इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा म्यू नेट 0 पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि ये जो यौगिक होते हैं इन यौगिकों को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन सभी यौगिकों को रखा जाता है। तो इसके दौरान ये जो यौगिक होते हैं वो इनमें से चुंबकीय बल रेखाएं होकर के गुजरती है तो वो आपस में प्रतिकर्षण करती है। अर्थात ये कहे कि इन यौगिकों को जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, अर्थात माना कि ये यौगिक है या ठोस कोई भी यौगिक है और इस यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जा रहा है, ये यौगिक है, ये N और ये S ध्रुव, ये N से S पॉल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। ये कोई भी
सॉलिड है। अब इन योगी यहां से जब चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है तो इसके दौरान ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो प्रतिकर्षण करती है, अर्थात प्रतिकर्षण शो करती है। इस प्रकार से इनके अंदर प्रतिकर्षण पाया जाता है। अर्थात जो भी डायमैग्नेटिक नेचर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं उन सभी के को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इनके अंदर प्रतिकर्षण पाया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनके अंदर अर्थात रिपल्सन शो in the presence of magnetic field। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इनको रखा जाता है तो इसके दौरान ये प्रतिकर्षण शो करते, अर्थात रिपल्सन शो करते हैं, प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल NaCl, TiO2 और V2O4, C6H6, अनेक एग्जाम्पल इनके होते हैं। C6H6, V2O4 एटसेट्रा अनेक एग्जाम्पल होते हैं जो कि प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। नंबर 1 की बात होगी। नंबर 2 की बात करते हैं कि अनुचुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात पैरामैग्नेटिक नेचर। नंबर 2, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक नेचर। देखो जो सॉलिड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर तब प्रदर्शित करते हैं जब इनके अंदर कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, अर्थात एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सॉलिड्स देन पैरामैग्नेटिक नेचर आर शो। अर्थात ये तब पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं जब इनके अंदर कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अर्थात ये कहें कि इनके अंदर एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अर्थात एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो उसके दौरान ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। अर्थात यहां पर यदि कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे, यहां पर 1 रखेंगे और फिर यह इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात किया जाता है तो इसके दौरान इनका मैग्नेटिक मोमेंट का मान प्राप्त होता है, अर्थात कभी भी इनका मान शून्य नहीं होता है। अर्थात ये कहें कि इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है या नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मान होता है वो कभी भी 0 प्राप्त नहीं होता है, कभी भी 0 प्राप्त नहीं होता है। अर्थात ये कहे कि ये जो यौगिक होते हैं इन यौगिकों को या इन ठोस को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन यौगिकों को रखा जाता है, ठोस को रखा जाता है तो इसके दौरान इनमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं जब गुजरती है तो इन यौगिकों में से होकर के चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। अर्थात ये कहें कि चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर अट्रैक्शन शो होता है। अर्थात ये कह सकते हैं इन यौगिकों के अंदर कि
attraction shows in the presence of magnetic field. अर्थात इनको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो इसके दौरान इनके अंदर आकर्षण, ये जो यौगिक होते हैं, ये ठोस होते हैं, आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। अनेक एग्जाम्पल इनके ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले इनका डायग्राम की बात करें तो इनका डायग्राम इस प्रकार से होता है। अर्थात ये जो यौगिक होते हैं, माना कि ये ठोस है और इस ठोस को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जा रहा है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस ठोस को रखा जाता है। ये एन और ये एस पोल, एन से एस पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं होकर के गुजरती है। तो जब ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है तो उसके दौरान इस ठोस में से होकर के चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। अर्थात इस प्रकार से ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, इनमें आकर्षण पाया जाता है, अर्थात अट्रैक्शन शो होता है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। ये जो यौगिक होते हैं, इस प्रकार के जो ठोस होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अर्थात पैरामैग्नेटिक नेचर के इस प्रकार के ठोस होते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पर नंबर 3, फेरोमैग्नेटिक। लोहे चुंबकीय। देखो, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात तो क्लास 11 के अंदर हो चुकी थी। अब 3 अन्य प्रकार पढ़ेंगे। एक तो फेरोमैग्नेटिक, इसके बाद में नंबर 4 चलेगा एंटी फेरोमैग्नेटिक और नंबर 5 चलेगा फेरीमैग्नेटिक। नंबर 3 की बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक, लोहे चुंबकीय। देखो, ये जो लोहे चुंबकीय जो यौगिक होते हैं, इनके अंदर यदि अपन बात करते हैं तो लोहे चुंबकीय यौगिकों के अंदर जो डाइपोल, स्मॉल डाइपोल उत्पन्न होता है, वो स्मॉल डाइपोल एक ही साइड की ओर प्रदर्शित होता है। अर्थात एक ही साइड की ओर स्मॉल डाइपोल उपस्थित रहता है। अर्थात इनके अंदर ये कह सकते हैं कि ये जो यौगिक होते हैं, इनके अंदर जो, माना कि ये स्मॉल डाइपोल उत्पन्न हो रहा है और ये जो स्मॉल डाइपोल उत्पन्न होता है, ये स्मॉल डाइपोल उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रकार से इनके अंदर जो स्मॉल डाइपोल उत्पन्न हो रहा है वो एक ही तरफ स्मॉल डाइपोल पाया जाता है। इस प्रकार से इनका जो स्मॉल डाइपोल होता है, उनका डायरेक्शन एक ही होता है। अर्थात ये कह सकते हैं जो ये यौगिक होते हैं, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो अधिक संख्या के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और सभी के सभी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो डायरेक्शन होता है वो एक तरफ होता है। अर्थात ये कहें कि ये जो यौगिक पाए जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इनके अंदर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सभी का जो डायरेक्शन होता है वो एक तरफ होता है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनकी संख्या भी अधिक पाई जाती है। अर्थात ये कहें कि इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो मैक्सिमम पाया जाता है। अर्थात ये कहें इनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर पाए जा रहे हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि इनके अंदर की
स्मॉल डाइपोल आर प्रेजेंट इन सेम साइड। अर्थात जो स्मॉल डाइपोल उत्पन्न होता है या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं या अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही दिशा की ओर उपस्थित रहते हैं। अर्थात ये कहें कि इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और नेट डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू नेट, वो ऑलवेज मैक्सिमम पाया जाता है। अर्थात मैक्सिमम इनका नेट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि ये जो यौगिक होते हैं इनको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो इसके दौरान इन यौगिकों के अंदर इन यौगिकों को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं तो इन यौगिकों के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पाए जाते हैं। अर्थात ये कहें कि ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। अर्थात स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। अर्थात ये कहें कि इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये जो इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल हो सकता है Fe हो सकता है, Ni हो सकता है, CrO2 हो सकता है, अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं Fe, Ni, CrO2 अनेक एग्जाम्पल हो सकता है। अर्थात देखो इन यौगिकों की एक क्वालिटी ये होती है कि इन यौगिकों को जब या इन ठोस को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जा रहा है तो उसके दौरान ये जो यौगिक होते हैं या ये जो ठोस होते हैं कुछ समय बाद में देखा जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से इनको अलग कर लिया जाता है, तो उसके दौरान ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात जब इनको चुंबकीय क्षेत्र से अलग कर लिया जाता है तो उसके दौरान ये मतलब ये कहें कि ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जैसे एग्जाम नॉर्मल सी बात अपन सब जानते हैं कि चुंबक के साथ में यदि किसी एक लोहे की वस्तु को रख दिया जाता है या फिर ये कहें कि किसी एक कील को रखते हैं अपन, तो चुंबक के साथ में कील को रखा जाता है, तो कुछ समय बाद में कील को जब अलग कर लिया जाता है और उस कील के संपर्क में अन्य किसी लोहे की या फिर अन्य किसी वस्तु को संपर्क में लाया जाता है, तो उसके दौरान वो जो कील होती है स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसी प्रकार ये जो ठोस होते हैं वो स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जब तापमान बढ़ाया जाता है या फिर इन यौगिकों को पीटा जाता है तो इसके दौरान इनका जब ये स्थायी चुंबक की तरह जो व्यवहार कर रहे थे उनकी ये जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है। पीटने पर या अधिक तापमान देने पर इनका जो चुंबकीय गुण होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर 4 की बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। नंबर 4 एंटी फेरोमैग्नेटिक। प्रति लोह चुंबकीय इन यौगिकों की या इन ठोस की बात करते हैं जो प्रति लोह चुंबकीय जो ठोस होते हैं इनके अंदर यदि बात की जाए तो इन यौगिकों के अंदर जो स्मॉल डाइपोल पाया जाता है वो स्मॉल डाइपोल ये कहें कि एक दूसरे के अपोजिट साइड के अंदर होता है। अर्थात एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्मॉल डाइपोल पाया जाता है। माना कि मैं बात करता हूं ये डाइपोल पाया जा रहा है, स्मॉल डाइपोल पाया जा रहा है, तो स्मॉल डाइपोल इस प्रकार से पाया जा रहा है, इस प्रकार से इनका स्मॉल डाइपोल पाया जा रहा है, इस प्रकार से इनका स्मॉल डाइपोल पाया जा रहा है। अर्थात ये कहें कि इनके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित रहते हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये उपस्थित रहते हैं तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है या नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमेशा हमेशा शून्य पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा हमेशा शून्य होता है, अर्थात जीरो पाया जाता है। अर्थात ये कहे कि इनका जो स्मॉल डाइपोल मोमेंट होता है, अर्थात स्मॉल जो डाइपोल होता है वो एक सेम साइड होता है, और जब इनका जो स्मॉल डाइपोल सेम साइड होता है तो ये हमेशा हमेशा रिपल्सन शो करते हैं, अर्थात स्ट्रॉन्ग रिपल्सन शो करते हैं। ये कहे कि small dipole are present in opposite direction, अर्थात स्मॉल डाइपोल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पाए जाते हैं, या फिर ये कहें कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पाए जाता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसके दौरान इनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिपल्सन पाया जाता है, अर्थात इनके अंदर जो रिपल्सन पाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग रिपल्सन पाया जाता है, अर्थात इन यौगिकों के अंदर स्मॉल जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट होता है या नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो शून्य पाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन इन यौगिकों के अंदर पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल होता है Fe2O3 TiO2 सॉरी Fe2O3 MnO Mn2O, अनेक एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ये नंबर 5 की फेरी मैग्नेटिक, अर्थात फेरी मैग्नेटिक की बात करते हैं नंबर 5। लघु लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय यौगिकों की बात करते हैं। देखो लघु लोह चुंबकीय जो भी यौगिक पाए जाते हैं उनके जो अनपेड जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या उनके अंदर जो स्मॉल डाइपोल पाया जाता है वो उनका अनइक्वल अरेंजमेंट पाया जाता है, अर्थात ये कहे कि जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका अनइक्वल अरेंजमेंट होता है। अर्थात इनको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि माना कि ये जो ठोस होते हैं इनका जो इस प्रकार से इनका अनइक्वल अरेंजमेंट पाया जा रहा है, अर्थात ये कहें कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पाए जा रहे हैं।
इस प्रकार से अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो अनइक्वल पाए जा रहे हैं, पहले देखो इस डायरेक्शन में, फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन, फिर इसका इस डायरेक्शन, फिर अपोजिट मतलब इस प्रकार से पाया जाता है। तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता है, अर्थात कुछ ना कुछ इनका नेट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। इन यौगिकों की बात करते हैं कि ये जो यौगिक होते हैं या ये जो ठोस होते हैं वो ये कहें कि ये सूक्ष्म लोह चुंबकीय यौगिक होते हैं, अर्थात लघु लोह चुंबकीय यौगिक होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर लोह चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम पाई जाती है, अर्थात ये कहें कि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या फिर ये कहें कि इनके अंदर जो स्मॉल डाइपोल पाया जा रहा है वो अनइक्वल पाया जा रहा है, अर्थात ये कहें कि अनइक्वल जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो अनइक्वल पाए जाते हैं, और इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है, कभी भी इनका जीरो नहीं होता है, अर्थात इन यौगिकों का कभी भी नेट डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होता है। अर्थात ये कहें कि इनके अंदर ये जो यौगिक होते हैं इनका जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये जो यौगिक होते हैं इनके एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, मतलब अनेक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म, बहुत से यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म लोहे चुंबकीय यौगिकों की तरह व्यवहार करते हैं। ये था अपना टॉपिक कि 5 प्रकार के जो ये सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पाए जा रहे हैं, अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जा रही है। अर्थात ये जो 5 प्रकार के सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जा रही है, इनको अपन ने देखा है कि अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन देखा है इनका कि किस प्रकार के यौगिकों के अंदर किस प्रकार की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। देखो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कोई भी एंटी फेरोमैग्नेटिक जो कंपाउंड होता है या सॉलिड होता है उनके किसी एक का एग्जांपल लिखिए, या फिर फेरीमैग्नेटिक का एक एग्जांपल लिखिए। सॉरी, यहाँ पर फेरीमैग्नेटिक का एग्जांपल Fe3O4 लिख सकते हैं अपन, और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर ये पूछा जा सकता है कि लोह चुंबकीय यौगिक क्या होते हैं, अनुचुंबकीय यौगिक क्या होते हैं, या अनुचुंबकीय ठोस क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस क्या होते हैं, लघु लोह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से इनका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।